हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने राहुल एजुकेशन पॉइंट पर। मैं हूं राहुल सर, आप सभी को फिर से इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई करते होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो बायोलॉजी का थर्ड लेक्चर लेके आया हूं। जो बायोलॉजी के जो थर्ड लेक्चर में हम बात करेंगे परपोषण के बारे में। हम बात कर रहे थे कि परपोषण के कितने प्रकार होते हैं, उनके बारे में मैंने आप लोगों को मृत जीवी के बारे में बताया था। आज उससे आगे जो उनके सेकेंड और थर्ड प्रकार होते हैं उनके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर आप ये वीडियो को देख लेते हैं तो आपका यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना होता है। दोस्तों मैं आप लोग को पहले बताया था कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको बेसिक से एडवांस पढ़ा रहा हूँ और जो एग्जाम में पूछा जाएगा उस दृष्टिकोण से मैं पढ़ा रहा हूँ और कंसेप्ट के साथ। दोस्तों इसलिए इस वीडियो को जरूर देखें, आप लोग स्किप ना करें, पूरा वीडियो वॉच करें। अगर वॉच कर लेते हैं तो यहाँ से आपका जो नंबर आती है एग्जाम में, क्वेश्चन आती है वो पूछी जाती है, आपका जो डाउट होती है वो क्लियर हम कर देंगे। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लेट नहीं करते हुए। और हाँ, अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ जो है शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, ताकि उनको भी पढ़ाई में मदद मिल पाए। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में लेक्चर 2 में बताया था कि परपोषण के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, परपोषण के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है मृतजीवी पोषण, ठीक है, सेकेंड होता परजीवी पोषण और थर्ड होता प्राणिसम पोषण। तो दोस्तों ये 3 प्रकार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ से विद्यार्थी क्या होता है, कभी कभी उसके माइंड काम नहीं करते हैं कि सर पोषण की बात होती है, मृतजीवी की बात करते हैं, परपोषी की बात करते हैं, कभी विषमपोषी की बात करते हैं, लेकिन समझ नहीं आता। दोस्तों तो कोई घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आपको अलग अलग सब स्टार मार करके हर एक पॉइंट जो भी आता है मैं आप लोग को बताने का काम करूंगा। दोस्तों घबराए नहीं, आइए चलते हैं। तो देखिए परपोषण ये सेकेंड है। दोस्तों इसका जो है परपोषण के जो प्रकार है उनका जो है ये सेकेंड और थर्ड में आप लोग को बताने जा रहा हूं। दोस्तों ठीक है, चलिए दोस्तों कह रहा है कि परजीवी पोषण। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या होता है, पर मतलब क्या होता है अधिक। इसका पहले मन जान लीजिए कि पर दूसरे पर, इसका मतलब समझ आइए पर मतलब क्या हो गया, परजीवी जो पोषण कहलाते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों कि परजीवी पोषण हो गया पैरासाइट शब्द, दो ग्रीक शब्द, एक क्या हो गया पारा और दूसरा साइटोस के मेल से बना होता है। कैसे, एक हो गया पारा और दूसरा क्या हो गया साइटोस के मेल से बना होता है। दोस्तों मैं आप लोगों को पूरा अलग अलग कर करके मैं एक भी पॉइंट मिस ना हो मैं आप लोगों को मैं यहाँ लिखा हूँ। और पारा का अर्थ होता है पास, क्या हो गया पारा का अर्थ हो गया, यहाँ पे जो हो गया पारा का अर्थ पास हो गया, यानी कि नजदीक या बगल में या पार्श्व में। पारा बराबर क्या होता है बेसाइड। दोस्तों यानी कि पारा का जो अर्थ हो गया क्या हो गया पास हो गया, यानी कि बगल में, किसी के बगल में या पार्श्व में। तो पार्श्व में तथा साइटोस का अर्थ होता है पोषण, क्या होता पोषण होता। दोस्तों अब यही देखिए पास में पोषण क्या हो गया, पास में पोषण या बगल में पोषण, यही से आपका इसका डिफिनेशन निकल जाएगा कि परजीवी क्या होता है। दोस्तों ठीक है, तो कह रहा इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थाई या अस्थाई, यानी कि हमेशा के लिए भी रह सकता है या फिर हमेशा के लिए नहीं रह सकता दोस्तों, रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवों का भोजन जो है क्या होता है, अन्य प्राणी के शरीर में मौजूद कार्बनिक पदार्थ में होता है। जो अन्य प्राणी होते दोस्तों उसमें जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनसे उनका भोजन बनता है, उनसे उसका भोजन प्राप्त होता है। दोस्तों इस प्रकार भोजन करने वाले जीव को क्या बोलेंगे, परजीवी कहलाएंगे। दोस्तों अब क्या करता है, जो अस्थायी रूप से दूसरों पे आश्रित होकर के अपना भोजन प्राप्त करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि अन्य प्राणी के शरीर में मौजूद कार्बनिक पदार्थ, जो उनके कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो उनका क्या हो गया, एक भोजन हो गया। दोस्तों ये आपका क्या हो गया, परजीवी पोषण। दोस्तों क्या हो गया, परजीवी पोषण। दोस्तों ठीक है, समझ में आ गई। अब इसमें हम स्टार मार के लिखे। दोस्तों देखिए एक अच्छे से आप समझाने के लिए, अगर आप नहीं समझे, सपोज आप नहीं समझे, हो सकता है किसी के दिमाग में नहीं आए, तो मैं छोटा सा एग्जाम में अगर आगे जाएगा कि परजीवी पोषण क्या कहलाता है तो ये भी लिख सकते हैं। नहीं, अगर नहीं समझ में आया, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोगों को क्या लिखना है, देखिए क्या लिखना है।
ये लिखना है कि जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे पोषी कहलाते हैं। ये तो हो गया, क्या होगा, पोषी कहलाते हैं। लेकिन इसका फिर अच्छे से जानने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ छोटा सा ये, कि परजीवी पोषण अनेक प्रकार के कवक क्या होते हैं, कवक जो होते हैं जीवाणु और खुद और कुछ पौधे यानी कि क्या हो गया, ये जो कवक हो गए ना, जीवाणु और कुछ पौधे में जैसे क्या हो गया, अमरबेल तथा कई जंतुओं, जैसे जंतु में गोल कृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, एंटी अमीबा, हिस्टोलिटिका, मलेरिया परजीवी आदि में पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं जो आपका इसका शॉर्ट जो आपको बताया, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर आपको इतना नहीं लिख पाएंगे तो आप सीधा लिखेंगे कि ऐसे जीवों का भोजन अन्य प्राणी के शरीर में मौजूद कार्बनिक पदार्थ से होता है जिसे हम परजीवी कहलाते हैं दोस्तों। अगर आपको इतना याद नहीं रहा तो आपको यहाँ से लिखना है, यहाँ से यहाँ तक लिखना, बस 2 लाइन में लिखना है दोस्तों। आपका 2 नंबर काट नहीं सकता दोस्तों। अगर ये पूरा आप लिख दिया तो आपको उनको लगेगा, जो कॉपी चेक करें उनको लगेगा कि नहीं विद्यार्थी में टैलेंट है, इसको 2 ही नंबर देना है, 1.5 नंबर नहीं देना है। ठीक है, इसीलिए प्रयास कीजिए कंसेप्ट से पढ़ने का। अगर आपका एक एक शब्द का जो है ना मीनिंग निकल जाए तो वो समझिए आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है दोस्तों। इसीलिए हर एक चीज़ को जो है ना मतलब अंदर भीतर जाकर पढ़ने का प्रयास कीजिए दोस्तों। भीतर जाने का मतलब हुआ कि एक एक संधि विच्छेद करके उसको पढ़ने का मतलब पढ़ाई करें आप लोग। ठीक है, ये हो गया परजीवी। आप देखिए परजीवी में क्या होता है, अनेक प्रकार के, मैं बता दिया आपको कौन सा, जीवाणु, कुछ पौधे होते हैं जैसे अमरबेल तथा कई जंतु होते हैं दोस्तों। मैंने बता दिया क्या, गोल कृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, एंटी अमीबा, हिस्टोलिटिका, मलेरिया परजीवी आदि में पाए जाते हैं। ये किस में हो जाएगा, ये परजीवी पोषण हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, परजीवी पोषण हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आती है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट में। अब बात आती दोस्तों प्राणिशम पोषण क्या कहलाता है दोस्तों। प्राणिशम पोषण, प्राणिशम, अब देखिए प्राणी जिसमें प्राण हो और शम, देखिए इससे आपका देखिए कुछ कभी कभी लगता है ना कि किसी का नाम बोलने से उसका डिफिनेशन अलग निकल ही जाता है। ठीक है दोस्तों, गर्मी बहुत है और फिर भी आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग ज़रूर अच्छे से वीडियो देखिएगा। ये गर्मी हो तूफान हो, बस पढ़ना है तो पढ़ना है और मुझे पढ़ाना है तो पढ़ाना दोस्तों, इसलिए घबराए नहीं। चलिए फोकस इस पे कीजिए और हमको मत देखिए मेरी पसीना जो आ रही है वो कोई बात नहीं है, ये हमारी मेहनत है और आपकी मेहनत होगी तो आसमां छू लेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए प्राणिशम पोषण, ठीक है, कह रहा कि होलोजिक शब्द 2 ग्रीक शब्द से बना है दोस्तों। शब्द में 2 ग्रीक शब्द होती है दोस्तों, एक होलो और दूसरा जोइक। ये होलो और जोइक जो होता है, इन्हीं 2 मूल से हमको क्या होता है, प्राणिशम का निर्माण होता है दोस्तों। होलो का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए होलो शब्द का अर्थ होता है पूर्ण रूप से, कंप्लीट रूप से जो होता है या पूरी तरह। यहाँ पे दिया है ना होलो मतलब कंप्लीट, तथा जोइक अर्थ होता है जंतु जैसा, जो जंतु है जंतु के जैसा होता है वैसा पोषण जिसमें प्राणी। अब देखिए इतना तो आपको लिखना, अगर लिख दिए ठीक है, चलिए ये आज याद रहा तो आप एग्जाम में लिख दिए, अगर नहीं याद रहा तो यहाँ लिखना है वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणिशम पोषण कहलाते हैं दोस्तों। अब प्राणी क्या हुआ, अब दूसरा बार आप रिपीट कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं कि वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन, किनके, जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणिशम पोषण कहलाते हैं। और उसमें क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा, मेढक हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा, etc। ये जो क्या हो जाएगा, प्राणिशम पोषण हो जाएगा दोस्तों। समझ में आएगी दोस्तों, समझ में आ गई। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, जल्दी से ले लीजिए, आप लोग घबराएं नहीं। यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। आज रुकना नहीं, आज नहीं झुकना है, बस पढ़ाई करना है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोटबुक में जरूर कॉपी कीजिएगा दोस्तों। ये पसीने को मत देखिए, बस मेहनत को देखिए। ये मेहनत कीजिए और अपना सफलता पाइए दोस्तों। जिंदगी में जब तक कष्ट नहीं आएगा दोस्तों तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते दोस्तों। आपका कष्ट आना ये आपकी सफलता का प्रतीक है दोस्तों। इसलिए कभी भी बेहताश या हताश ना हो, ताकि ऐसा नहीं हो कि आप उससे डिमोरलाइज हो करके आप
उस रास्ता को भूल जाए। ऐसा नहीं दोस्तों करना है। ज़िंदगी में कुछ करना है तो मेहनत करना है। और मेहनत कैसे आएगी दोस्तों? मेहनत कैसे आएगी? मोटिवेशनल से आएगी दोस्तों। अगर आप मोटिवेट रहते हैं, अगर पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं आप, तो आपका वही मोटिवेशनल आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा दोस्तों। ये आपका सक्सेस, आपकी एम हमेशा होना चाहिए सफलता कैसे प्राप्त करें, हाउ टू अचीव माय गोल। मैं अपने लाइफ में सफल कैसे हूँ, ये हमेशा सोचते रहिए और फोकट की बातों पे मत सोचिए। अपने आप को, अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए सोचिए कि मैं सफल कैसे हूँ दोस्तों। किसी के पीछे गिड़गिड़ाने से, बोलने से कुछ होने वाला नहीं दोस्तों। आजकल बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारी लड़की लड़कियां हैं, जो लड़के हैं वो लड़कियों के पीछे अपने गिड़गिड़ाते रहते हैं। उनके पीछे हमेशा उनके लगता है कि उनका कोई अटैचमेंट उसको नहीं कहा जाए। समझिए कि उनके पीछे इस तरह से लग जाएगा कि वो पढ़ाई लिखाई छोड़ करके उसके पीछे पड़ जाएगा दोस्तों। ये प्रेम, ये प्यार, ये मोहब्बत कुछ नहीं है। अगर मोहब्बत करना है तो अपनी बुक से कीजिए, अपने ईश्वर से कीजिए, अपने माता पिता से कीजिए। इस मोह माया के चक्रों से अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष कब होगी? आपको मोटिवेशनल से दोस्तों। अच्छे बुक पढ़िए, अच्छे वीडियो देखिए, उससे होगा आपका जो आगे हो पाएंगे दोस्तों। इन सफलता ऐसे नहीं मिलती दोस्तों। सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता है दोस्तों। संघर्ष बहुत ही बड़ा मेहनत होता है दोस्तों। ये मेहनत रंग लाएगी। जिन्होंने आज मेहनत कर लिया, आने वाले समय में वो ज़रूर अपना इतिहास रच देगा दोस्तों। बहुत देखते हैं यूपीएससी बीपीएससी एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी दिन रात मेहनत करते हैं और तब भी उसको सफलता हाथ नहीं आती है। बहुत सारे विद्यार्थी है ना हताश हो जाते हैं और उसी में से 4-5% विद्यार्थी वो कभी हताश नहीं होते हैं, क्योंकि वो मोटिवेशनल है उसके अंदर कि मुझे करना है तो करना है, छोड़ना नहीं है दोस्तों। इसलिए हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम और आप मिल करके पूरा इस मंजिल को पाना है दोस्तों। ठीक है, चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों। इससे हम आगे पढ़ाने जा रहे हैं दोस्तों। ये आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया। अब हम आगे बढ़ते हुए आप लोग को बताते हैं इससे आगे क्या होने वाले। ठीक है दोस्तों, अब हम पौधों में पोषण के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, कि पौधों में पोषण होता कैसे। पौधों में पोषण यानी कि प्रकाश संश्लेषण के मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था, मैंने बताया भी था कि आगे आने वाले वीडियो में मैंने प्रकाश संश्लेषण को आपको अच्छे से अच्छे तरीके से बताने का काम करूंगा। क्या उसकी सूत्र होती है, क्या प्रकाश संश्लेषण नहीं होने के कारण पौधे अपना भोजन बना पाएंगे? क्या अगर समय रहते हुए अगर हम पौधे को हम विनाश करते रहेंगे तो क्या इस जगत के जितने भी मनुष्य हैं स्वस्थ और स्वच्छ ऑक्सीजन ले पाएंगे? आज अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगी दोस्तों तो हम लोग आज जीवित नहीं रह सकते हैं। आज हम लोग पेड़ पौधे की उपस्थिति के कारण और उनसे जो ऑक्सीजन मिलता है उसके कारण हम लोग जीवित हैं दोस्तों। इसीलिए इस वीडियो को देखिए, देखना ना भूले। पौधों में पोषण कैसे होता है, बने रहे इस वीडियो में। तो प्यारे मित्रों, अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ज़रूर इस वीडियो को देखिए दोस्तों कि पौधों में पोषण होता है तो कैसे होता है दोस्तों। पौधों में पोषण अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा दोस्तों? ये आज का क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि पौधों में पोषण होना अनिवार्य है या नहीं, जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि पौधों में पोषण दोस्तों, क्या कह रहा है? पौधों में पोषण दोस्तों। अब पोषण के आधार पर इन पौधों को स्वपोषी कहा जाता है। किसको स्वपोषी कहा जाता है दोस्तों? मैंने स्वपोषी और परपोषी के बारे में मैंने पहले आप लोग को कंसेप्ट क्लियर कर दिया है दोस्तों। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण को उपस्थिति में, जैसे कि पौधा हो गया दोस्तों। ठीक है, और अगर हम परपोषी की बात करें दोस्तों, परपोषी मतलब पर मना दूसरे पर आश्रित, यही हो गया परपोषी। जो दूसरे पर आश्रित होता है वो हो गया
परपोषी जो दूसरे पर आश्रित होकर के अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वयं नहीं अपना भोजन बनाता है, वह क्या हो गया? परपोषी हो गया दोस्तों। ये हो गया। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि पोषण के आधार पर उन पौधों को स्वपोषी कहा जाता है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। खुद जाहिर है कि इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी ही दोस्तों। नेक्स्ट कहते हैं और वे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं, वे दूसरी पर आश्रित होते हैं, वो क्या कहलाएंगे? परपोषी कहलाएंगे दोस्तों। समझ में आ गई? समझ में आएगी तो एक लाइक कर दो छोटा सा, ठीक है। चलिए आगे बात करते दोस्तों। अब इन पर इसी पे इसको दो भाग में बांटा गया है। देखिए परपोषी को देखिए, अब इनके आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया, एक मृतजीवी, एक परजीवी। इसके बारे में मैंने चर्चा की थी। अब बात आती है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण जो होते हैं वो कैसे होता है दोस्तों। तो मैंने एक छोटा सा मैं आप लोगों को इस पर लिखा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती कैसी है। बने रहे इस वीडियो में दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधों अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को, मूलभूत आवश्यकताओं जो होती है ग्लूकोज, जल, पानी और प्रकाश की किरणें, सूर्य का प्रकाश, ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, प्रक्रिया हैं, वही आपको क्या हो गया? प्रकाश संश्लेषण हो गया दोस्तों। अगर ग्लूकोज नहीं रही, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं हुआ पौधों में, तो क्या अपना भोजन बना पाएगा? जरा बोलिए। ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इसमें अगर प्रकाश संश्लेषण होगा तो उसमें जाहिर है कि ये सारी जो है मूलभूत प्रक्रिया आवश्यकता होगी ही, जो जिस प्रक्रिया के दौरान पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आगे बात करते हैं। सभी हरे पौधे क्या होते हैं? पर्णहरित होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? पर्णहरित होते हैं, जिसमें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता रहती है दोस्तों। अब सूर्य को प्रकाश की जो रोशनी होती है वो एब्जर्व करती है दोस्तों, अपनी ओर लेती है। वो क्या करती है? पर्णहरित उसका काम। पर्णहरित का काम क्या है कि जिसमें सूर्य के प्रकाश को अपनी ओर एब्जर्व करना, खींचना, अवशोषित करना दोस्तों, ये पर्णहरित का काम है। सभी हरे पौधे क्या होती है? वो सूर्य के प्रकाश को अपनी ओर खींचती है दोस्तों। अब देखिए, मैंने बताया था कि पौधों का जो पत्ती का कलर होता है वो हरे क्यों होता है दोस्तों? क्लोरोफिल के कारण पौधे का जो रंग होते हैं वो क्या होते हैं? लिख लीजिएगा आप लोग कहीं भी। क्लोरोफिल के कारण जो है पौधों का पत्ती का जो रंग होते हैं वो क्या होते हैं? हरे होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आती है बात दोस्तों यहाँ पर, इसको अगर सूत्र के द्वारा समझा जाए, उससे पहले मैं एक पॉइंट लिख दिया। ये आपको VVI है दोस्तों, VVI है ये 2023 के लिए। इसको अगर आप भूल गए तो समझिए हर चीज़ को भूल गए। इसमें से आपका ये क्वेश्चन दोस्तों जरूर आती है एग्जाम में। आप जाकर के क्वेश्चन बैंक को देखिएगा। यह प्रश्न आती है कि सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल अकार्बनिक पदार्थ जैसे अणु, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जिसे बोलते हैं दोस्तों, CO2 और जल H2O का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु जैसे कि ग्लूकोज, जैसे उसको बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट में होता है दोस्तों। ये जो मूलभूत आवश्यकता है, ये अकार्बनिक, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, कोशिका में स्थिरीकरण, अकार्बनिक अणु, ग्लूकोज, ये सब होनी चाहिए प्रकाश संश्लेषण दोस्तों। ये सब होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह है कि सूर्य की ऊर्जा की सहायता से, वो जो सूर्य की ऊर्जा होगी, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा में भी, सूर्य प्रकाश निकलता है उसमें भी ऊर्जा पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। इसलिए कभी कभी कहते हैं ना कि जब ठंड के समय हो तो विटामिन डी लेनी चाहिए सुबह जैसे जगह, तो आप धूप में 10 मिनट 15 मिनट रहे, उससे विटामिन डी आती है, तो वो भी एक ऊर्जा है दोस्तों। वो भी हमारे बॉडी को ऊर्जा क्रिएट करती है दोस्तों। इसीलिए जब भी मन करे 10 मिनट 5 मिनट आप धूप में रहिए। सुबह के जो सूर्य होती है, किरणें आती है, जो प्रकाश आती है, वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है दोस्तों। चलिए, तो सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल कार्बनिक अणु, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जल, H2O पादप कोशिका में स्थिरीकरण, कार्बन अणु ग्लूकोज में होता है दोस्तों। इतना बात समझ में आएगी दोस्तों। चलिए हम थोड़ा सा आप लोग को आगे बताते हैं
कि इसका जो कार्बन प्रकाश संश्लेषण होता है वो कैसे होता है, किसके उपस्थिति में होता है, सूत्र के द्वारा आप लोग को हम समझाते हैं दोस्तों। किसके द्वारा? सूत्र के द्वारा समझाते हैं, इसलिए इस वीडियो में बने रहो दोस्तों। ठीक है, बहुत ही अच्छा है ये दोस्तों। तो क्या होता है, इसका होता है 6CO2। क्या होता है दोस्तों? 6CO2। आप लोग जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ इस वीडियो में। 6CO2 12H2O, ठीक है, ये हुआ। अब देखिए किसकी उपस्थिति में दोस्तों, तो यहाँ पे किसकी उपस्थिति की, सूरज के प्रकाश और क्या होगा, सूरज के प्रकाश और जो हो जाएगा क्या, क्लोरोफिल के, क्लोरोफिल, ये होना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। बहुत ही अच्छा है दोस्तों, भूलिए मत इसको। और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, 6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, क्लोरोफिल की उपस्थिति में तो बन जाएगा 6CO2, 6 हो जाएगा, H12 और O6 हो जाएगा दोस्तों। C6H12O6 हो जाएगा प्लस 6O2। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिए, 6O2 हो गया, ठीक है, अब 12H2O सॉरी प्लस 6H2O, ये हो गया आपका। ठीक है, तो जब CO2 प्लस 12H2 जब अभिक्रिया करेगा किसके साथ, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल में, तो क्या बनेगा दोस्तों, C6H12O6। ये आपका क्या हो गया, ये सूत्र किसका आता है दोस्तों, बोलिए, ये हो गया आपका ग्लूकोज का। इसको लिखिए, फटाफट लिखिए, कॉपी में नोट कीजिए, ग्लूकोज। ये C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज हो गया। और देखिए C6O2 प्लस 6H2O ये आपका हो गया। तो ये आपका हो गया क्या, तो उपयुक्त समीकरण से हम लोग पाते हैं कि प्रकाश के जो संश्लेषण की क्रिया होती है वो क्या होती है, प्रकाश के, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो संभव हो सकता है दोस्तों। ये आपका सूत्र हो गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 के एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लाइक कर दीजिए फटाफट, शेयर कीजिए फटाफट दोस्तों में, दोस्तों शेयर कर दीजिए। ठीक है, इतना गर्मी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, और दिल्ली में काफ़ी गर्मी अभी हो रही है दोस्तों, अभी पिछले 4 दिनों से। और बिहार में इतनी बारिश हो रही है पता चला, और दिल्ली में कुछ नहीं हो रही दोस्तों। और देखिए ये जो आप देखे ना, ये सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है दोस्तों, बहुत लोग क्या करते हैं ना कि गांव छोड़ के मतलब शहरों में वास करना चाहते हैं, शहरों में रहना चाहते हैं, पसंद करते हैं दोस्तों। शहर में जो वृक्ष की, जो पौधों की संख्या होती है बहुत ही कम है। यहाँ कभी कभी तो दोस्त ऑक्सीजन जो है ना खरीद के मुंह में लगवाया जाता है दोस्तों। लेकिन हमारे गांव समाज ऐसे हैं, पेड़ पौधे, हरियाली, चारों तरफ से देखे होंगे हरियाली, सांस लेने की कोई प्रॉब्लम नहीं होता दोस्तों। इसीलिए जिस गांव में आप पैदा लिए, जिस गांव में आप जन्म लिए, उस गांव को मत भूलिएगा। वो आपका गांव ही आपका आदर्श है, और आपको उसे कभी भूलना नहीं चाहिए दोस्तों। बाहर तो लोग बहुत जाते हैं, बड़े बड़े सिटी में रहना चाहते हैं, लेकिन वो शुद्ध वातावरण, शुद्ध सांसें कौन लेता है, तो वे ग्रामीण लोग लेते हैं जो गांव में रहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, इसके आगे, इससे भी आगे बहुत ही है, इससे आगे आपको पढ़ना पड़ेगा प्रकाश संश्लेषण का स्थान जो है कैसे कहाँ कहाँ होती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या होता है। जो प्रकाश संश्लेषण होती है वो किसके द्वारा होता है, कौन से स्थान द्वारा प्रकाश संश्लेषण हम लोग मतलब पौधे करते हैं दोस्तों। तो कह रहा प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है ये आदि से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, पत्तियों में होता है दोस्तों। ठीक है, और पत्तियों के पेलिसेड तथा स्पंभी पेरेनाकाइम, ठीक है, पेरेनाकाइम में अनेक क्लोरोप्लास्ट भरे रहते हैं। इन कणों की रचना जो होती है ना, रचना एवं कार्य दोनों ही बड़े जटिल होते हैं। ये जो प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है वो कहाँ से होती है,
पत्तियों से होती है। पत्तियों से जो सूरज के प्रकाश के उपस्थिति में होती है, जो पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल नामक एक संरचना पाई जाती है। क्लोरोफिल जिसको हम बोल सकते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, एक प्रकार का कार्य, दोनों ही बड़े जटिल होती है दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों कि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। मैंने बताया भी कि क्लोरोप्लास्ट में ही हम लोग क्या होता है, क्लोरोफिल, जिसके कारण जो होते हैं पौधे का रंग, पौधे के पत्ती का रंग क्या होता है, ग्रीन होता है दोस्तों। तो क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं जो कि पौधों के पत्तियों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं कि क्लोरोफिल किसमें पाए जाते हैं दोस्तों, पत्तियों में पाए जाते हैं। इसको याद रखिएगा, क्लोरोफिल किसमें पाए जाते हैं, पत्तियों में पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और पूछा जाएगा कि पौधे अपना ऑक्सीजन किसके माध्यम से लेते हैं, तो किससे होंगे, पत्तियों के छिद्र के द्वारा लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को फिगर द्वारा समझाऊंगा कि इसका संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, ऑक्सीजन ये कैसे लेता है, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों। इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग भी कहा जाता है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेन्स, ठीक है। एक हरित लवकों यहाँ पे क्या होगा, एवं हरित लवकों को प्रकाश संश्लेषी अंग भी कहा जाता है। जो हरित लवक होते हैं, हरित लवक मतलब क्या, पत्तियां, पेड़ पौधे, ये क्या हो गया, हरित लवक हो गया। जो हरित लवकों को प्रकाश संश्लेषी अंग भी कहते हैं दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों कि पत्ती की जो पत्तियां होती है, पत्ती के अंदर विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं। उस अंग को मैं आप लोगों को इस फोटो के माध्यम से बताना चाहूँगा। इस फोटो में आप लोग देख रहे होंगे कि एक क्या होती है, एक खुली है और एक बंद है दोस्तों। खुली और बंद है तो इनका भी उपयोग होता है। समय समय पर कभी बंद भी होती है और खुली भी होती है दोस्तों। हम लोग पहले इस पर डिस्कस करते हैं कि पत्तियों की बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस में रंध्र या स्टोमाटा मौजूद होते हैं। ये विशिष्ट कोशिकाएं होती है। ये क्या होती है, विशिष्ट कोशिका होती है, जिनके माध्यम में एक छिद्र होता है। ये छिद्र क्या होता है, कभी बंद होते हैं, कभी खुल सकते हैं, तथा जिनका नियंत्रण द्वार क्या होता है, कोशिकाएं, क्या बोलेंगे, कोशिका, जिसको बोल सकते हैं गार्ड सेल्स बोलते हैं दोस्तों, द्वारा होता है। ये जो खुलना और बंद होना होता है वो एक कोशिका द्वारा होता है, गार्ड सेल्स द्वारा होता है दोस्तों। इसको याद रखिएगा। ये पूछ दिया जाएगा कि पत्तियां का जो होता है वो कभी खुलता है कि कभी बंद होता है, वो किसके द्वारा होता है दोस्तों, वो क्या होगा, नियंत्रण द्वारा, कोशिकाओं या गार्ड सेल्स के द्वारा होता है दोस्तों। अब इन्हीं रंध्रों द्वारा वायुमंडल से CO2 युक्त वायु पत्तियों के भीतर जाती है। पत्तियों के भीतर कोशिकाएं में क्या होता है, विसरण या डिफ्यूजन द्वारा पहुंचती है। तो पत्तियों में जो जाती है ना, तो किसके द्वारा वायु जाती है, वो पत्तियों के द्वारा जाती है। कोशिकाएं में जाती है, विसरण तथा डिफ्यूज के द्वारा जाती है। इस फिगर को आप ध्यान से देखेंगे, इस चित्र को अच्छा से देख रहे होंगे आप लोग। इस चित्र में अलग अलग, जैसे कि बंद है, खुली हुई है, सबकी जो नामें आप लोगों को इस पर दिखाई देता होगा दोस्तों, ठीक है। इसको अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बढ़िया से आप अपने अनुसार फिगर बना करके, चित्र बना करके जरूर उसको प्रैक्टिस करेंगे कि कौन कहाँ पे क्या पत्तियाँ का अंग जो पाए जाते हैं। पत्तियाँ में इतनी रचनाएँ होती है, कौन कहाँ का यूज होता है, छिद्र होती है तो वह कहाँ सांस लेती है, उसमें बहुत प्रकार की जाइलम फ्लोएम का जो होता है, वो जाइलम फ्लोएम कहाँ पाए जाते हैं, उसका उपयोग क्या होता है, ये पत्तियों में खुली बंद है, इसमें आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैंने आज बात किया इसमें, लेकिन इसमें दोस्तों मैं और भी कुछ ऐड करना चाहूँगा। जैसे कि खुली और बंद होती है दोस्तों, तो मैं कह सकता हूँ ये बंद कब होगा, जब जो है ना, जब द्वारा कोशिका जल अवशोषित कर फूल जाती है। जब द्वारा कोशिका जो अवशोषित करके फूल जाती है, तब वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो वो खुल जाएगा। सॉरी, यहाँ पर जब वो अवशोषित करेगा तो वो खुल ही जाएगा ना दोस्तों, वो खुल जाएगा। जब वो अवशोषित नहीं करेगा, इनकी विपरीत जब द्वारा कोशिका जल बाहर निकल जाता है, जब द्वारा कोशिका होता है उनके द्वारा जल जो बाहर निकल जाएगा, तब वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये इनकी संरचनाएं हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नॉलेज वाली ये पॉइंट है कि पत्तियां का रंग क्लोरोफिल के कारण हरे होता है। स्टोमाटा क्या होता है, जाइलम फ्लोएम क्या होता है, जाइलम का क्या काम होता है, फ्लोएम का क्या, इसको आगे भी पढ़ेंगे। परंतु आज मैं इस वीडियो में आप लोग को चर्चा किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने आप लोग को बताया दोस्तों। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत ही यूज़फुल लगा होगा दोस्तों।
और मुझे विश्वास है कि अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर ज़रूर करेंगे, और शेयर करना तो बनता है दोस्तों। बहुत ही पसीने बहा करके आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो खैर कोई नहीं है, लेकिन आपका समर्थन, आपका सपोर्ट बना रहे दोस्तों। ज़िंदगी में हताश कभी नहीं होना, निराश कभी नहीं होना। किसी के पीछे गिराने से अच्छा है कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए, अपने लक्ष्य पे जाइए जो आपका लक्ष्य है। आप अपने किताबों से प्रेम कीजिए, आप अपने माता पिताओं से प्यार कीजिए, प्रेम कीजिए, और इस दुनिया के और भी कोई सदस्य से आप प्रेम मत कीजिए, क्योंकि सब मोह माया है दोस्तों। यह मोह माया की दुनिया है। कब किसका यूज कर लेगा, कौन किसको धोखा दे देगा, कौन किसको पागल बना देगा, ये कोई पता नहीं दोस्तों। इसलिए कभी भी किसी से अटैच मत हो जाइए मोह माया के चक्कर में दोस्तों। ये कुछ नहीं, दुनिया ये रंगहीन है दोस्त, ये रंगहीन है, समझिए। इसीलिए मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। और ये जो अवस्थाएं हैं ना, मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये जो किशोरावस्था है जो बहुत ही चंचल मोहन होता है। इस अवस्था में विद्यार्थी भटक जाता है इधर उधर, इसके चक्कर में उसके चक्कर में, और अपने लाइफ को समझिए बहुत ही गलत रास्ते पे ले जाता है दोस्तों। किशोरावस्था को जिन्होंने अच्छे से जी लिया और वो समझ लिया, वो आगे ज़रूर अच्छे कर पाएगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए तो अपने आप को एक ऐसा बेहतरीन करने का प्रयास करें जो आपको सफलता तक ले जाएगी। मैं ये बार बार कहता हूँ और आगे भी कहता रहूँगा दोस्तों। मोटिवेट हमेशा रहिए, कभी भी डिमोटिवेट हो तो आप मुझे संपर्क कीजिए। राहुल सर आपके लिए हमेशा है, और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। इसीलिए चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो में बाय। और हाँ, शेयर करना ना भूले, ये आपकी जिम्मेदारी है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।